नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं। बिहार में नवंबर महीने में चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर के सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसमें हमने बीते दिनों देखा कि बिहार में भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं वो बिहार पहुंचते हैं और वो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में वर्चुअल रैली करते हैं। और वो बिहार की महिला जिनका देश और दुनिया में नाम है, किसान चाची के नाम से जो कि प्रसिद्ध हैं, उनसे जाकर के मिलते हैं और वो वर्चुअल रैली करते हैं और वर्चुअल रैली के जरिए महिलाओं को संबोधित करते हैं और राजनीति में महिलाओं की सक्रियता को लेकर के बात करते हैं। तो जब अगर राजनीति की बात होती है और भाजपा महिलाओं पे फोकस करती है, तो इसी बीच जब हम खबर करने निकले तो हमें पता चला कि दानापुर विधानसभा क्षेत्र से एक महिला हैं जिनका नाम अनामिका सिंह है। ये पहले प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा में थी और ये काफ़ी समय से कहा जाए कि सामाजिक कार्यक्रम से भी जुड़ी हुई रहती हैं और इन्होंने सोशल वर्क भी किया है। तो हमारी नज़र इन पे पड़ी और हमने सोचा कि अब इनसे हम बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो भाजपा महिलाओं की बात करती है और जो महिलाओं की भागीदारी की बात करती है, स्वावलंबी बनाने की बात करती है, वो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर फोकस क्यों नहीं करती और टिकट देने में पीछे क्यों रह जाती है। तो सबसे पहला मेरा सवाल इन्हीं से यही होगा कि जिस भाजपा की बात करती हैं ये और भाजपा से जुड़ी हुई हैं, ये महिलाओं को टिकट देने में पीछे क्यों रह जाती है मैम? सिद्धार्थ, भाजपा महिलाओं को सम्मान देने की बात नहीं करती, उसको ज़मीन पर यथार्थ में उसको उतारती भी है। भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी है जिसने ये तय किया है, एक दल है कि हम अपने संगठन में 33% आरक्षण देंगे और हमारे सारे संगठन में केंद्रीय नेतृत्व से लेके प्रदेश से लेके मंडल तक 33% आरक्षण महिलाओं के लिए है। संगठन में महिलाओं को स्थान दिया जाता है। जहाँ तक आप चुनाव की बात कर रहे हैं तो आप उसमें भी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को टिकट देने पे फोकस करती है। जैसे दानापुर से भी आप देख रहे हैं तो हमारी विधायिका हैं आशा जी, लगातार कई बार से हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती या महिलाओं का सम्मान नहीं करती। इसे मैं दल की या भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं कहूँगी, इसे मैं थोड़ा सा समाज की विसंगति का विषय कहूँगी। कि जब महिला को टिकट देने की बात होती है सिद्धार्थ, तो आप एक चीज हमेशा देखेंगे कि एक पुरुष टिकट मांगता है तो उसके साथ बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, और जब महिला टिकट मांगती है तो समाज उसके साथ उतना जल्दी खड़ा नहीं होता। उसकी क्षमताओं को या उसकी हौसलों को उतनी ताकत से वो नहीं स्वीकार कर पाता या ये नहीं समझ पाता कि उस तरह से चीजें कर सकती है या चुनाव जीत सकती है। क्योंकि आप जब चुनाव में टिकट देने की बात होती है तो उसमें बहुत सारे समीकरण होते हैं, बहुत सारे चीजों को देखना होता है। तो उस तरीके से जब देखा जाता है तो कई बार दल चाहते हुए भी, भारतीय जनता पार्टी चाहते हुए भी, दूसरे लोग चाहते हुए भी महिलाओं को टिकट नहीं दे पाते, क्योंकि जीत ही सुनिश्चित करनी होती है। लोकतंत्र में जीत ही सुनिश्चित होगी तब सरकारें होंगी, और सरकारें होंगी तो तब आप विकास कर पाएंगे। तो ये एक विषय है। पर जहाँ तक आप देख रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व में, देखिए हमारी कितनी सारी माननीय हैं जो मंत्री हैं और ऐसे पदों पर हैं जिसके पहले कभी किसी सरकार ने नहीं दिया। गृह मंत्री कभी आपने नहीं सुना होगा कि महिला, कोई रक्षा मंत्री महिला रहे। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना ही है सिद्धार्थ, उसको समझना बहुत जरूरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से युवा वर्ग को भारतीय जनता पार्टी के विषय में बताना चाहती हूँ। उसकी स्थापना ही हमारे माननीय दीनदयाल जी के अंत्योदय से हुई। अंत उदय, इसका क्या अर्थ है? अंत में खड़े हुए व्यक्ति का भी उदय हो। मतलब समाज की जो पंक्ति है, समाज की वंचितों की पंक्ति है, उस पंक्ति में भी अंतिम खड़े हुए व्यक्ति पर हमें ध्यान देना है। और सारी की सारी आप योजनाएं देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार की माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगर आप योजनाएं देखेंगे तो हर योजना में आप देखेंगे कि कितना वो महज एक योजना नहीं है, वो प्रधानमंत्री की तरह कार्य नहीं करते हैं, और वो एक मनुष्य की तरह, एक माँ की तरह उनके जो भाव है, उनका जो हृदय है वो करुणा और संवेदनशीलता से भरा हुआ है। क्यों कभी किसी प्रधानमंत्री ने ये नहीं सोचा कि गांव में चूल्हे पे खाना बनाने में या गरीबी में चूल्हे पे खाना बनाने में एक स्त्री के स्वास्थ्य पे कितना फर्क पड़ता है, और सिर्फ स्वास्थ्य पे फर्क नहीं पड़ता है, उसके पूरे जीवन पे कितना फर्क पड़ता है। अगर वो गैस पे खाना बना पाएगी तो वो बच्चों को ज्यादा समय दे पाएगी, खुद के स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रख पाएगी, आने वाली पीढ़ियां, उसके बच्चे, वो पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगी। तो इस तरह से सोच पाना एक साधारण मनुष्य नहीं सोच सकता। तो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा ही रही है वो महिलाओं को सम्मान देने की विचारधारा है। आप उज्ज्वला गैस की बात कर लीजिए, आप जन धन योजना आपने देखा, इसके बाद आपने देखा कि पहले क्यों किसी ने नहीं सोचा कि जब एक बच्ची के साथ पीड़ा का विषय है कि बलात्कार होता है तो सालों लग जाते थे, फैसला आने में सालों लग जाते थे, और उस लड़की के और उसके परिवार के लिए पूरा जीवन एक नरक की तरह हो जाता था, अभिशाप की तरह हो जाता था। उसके लिए कठोर कानून बनाए। हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई की शुरुआत की। आप देखिए आज हरियाणा में जो अनुपात है, लिंग का अनुपात हरियाणा में वो कितना ज्यादा बढ़ चुका है।
बेटियों को सम्मान, अब लोग बेटियों को सम्मान देना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी की जो सोच रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा ही है वो महिलाओं को सम्मान देने की विचारधारा है। आपकी सक्रियता जो सोशल वर्क में हो या फिर आप जिस तरह से सक्रियता दिखाती हैं, जैसे कि कोविड के समय में आपने समाज सेवा का काम किया, जो इक्विपमेंट से या अगर मास्क वितरण है, इन सब सारी चीज़ों के, या पार्टी की सदस्यता दिलवाने की बात की जाए तो आप पार्टी के दूर दराज क्षेत्रों में जाकर के पार्टी की सदस्यता दिलवाई, ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित तो नहीं है? देखिए, आप अगर किसी भी काम को अपने हाथ में लें, वो राजनीतिक दायित्व हो या सामाजिक दायित्व हो, तो उसे आपको अपने पूरे भाव के साथ और अपने पूरे समर्पण के साथ करना चाहिए ताकि आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाएं आप जहाँ हैं। पार्टी से मुझे जब भी जो दायित्व मिला, युवा मोर्चे के उपाध्यक्ष रहते समय सदस्यता अभियान जब चला था तो मैंने सर्वाधिक सदस्यता पूरे प्रदेश में की थी, क्योंकि पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया कि मैं सदस्यता करूँ, तो मैंने उसे करके दिया। और जहाँ तक सामाजिक चीज़ों करने की बात है, कोविड में आप बात कर रहे हैं, तो मेरी ऐसी प्रबल धारणा है कि हम में से समाज के सारे लोग जो अपने सामान्य आवश्यकताओं से जब हम ऊपर हो जाएं और हमारा जीवन संसाधनों से थोड़ा या भविष्य से थोड़ा सुरक्षित हो जाए, तो हमें समाज के लिए तन मन धन से करना चाहिए। और इसकी प्रेरणा मुझे अपनी माँ से और अपनी दादी से मिलती रही है। मैंने उन्हें सारी चीज़ें करते देखा, मैंने मनुष्यों के लिए नहीं, उन्हें पशुओं के लिए भी करते देखा। तो वो मेरे जीवन में एक छोटी सी थी, तो दिमाग में एक जो तस्वीर थी माँ को करते देखने की, उस समय सरकारी एम्बुलेंस नहीं होती थी। हाँ, एक जीप हुआ करती थी, पीजो जीप हमारे परिवार में, और वही पूरे गांव और आसपास के गांव के लोगों की एम्बुलेंस हुआ करती थी। तो वो एक भाव जो मैंने माँ को देखा है कि वंचित जो लोग थे उस समय, थोड़ा सा छुआछात का भी था, आज से 30 साल पहले की आप बात करें, उनकी महिलाओं को प्रसव अगर है तो आप तो उन्हें बैलगाड़ी में जाना है और कई जगह तो बैलगाड़ी भी नहीं चल पाएगी। तो वैसी जगह पे मैंने माँ को हमेशा लोगों को ले जाते देखा, माँ को लोगों के लिए करते देखा। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि आप जितना करेंगे उतना ईश्वर आपको देगा। तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में एक धारणा है, और इसकी प्रेरणा कहीं मुझे जो मिलती है अंदर तक या मेरे परिवार को, वो आरएसएस से जुड़ने के कारण मिलती है। आरएसएस से जो जुड़ाव और लगाव है, मैं बहुत मुक्त कंठ से कहना चाहूँगी, खासकर युवा पीढ़ी को सिद्धार्थ जरूर बताना चाहूँगी, मुझे बहुत पीड़ा होती है। और आप लोग भी इस तरह से पत्रकार जो हैं इस विषय को, जब आप लोग आरएसएस के बारे में बिना कुछ भी जाने और जब कुछ कहते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। अगर मैं आपसे या किसी से पूछूं कि आप क्या जानते हैं आरएसएस के बारे में, तो कोई भी ठीक से नहीं बता पाएगा, पर उसके बारे में सारी नकारात्मक बात लोग कर पाएंगे। तो मैं अब एक आरएसएस जो है वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, हजारों सैकड़ों प्रचारक जिन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया। सिद्धार्थ, आप कल्पना करके देखिए कितनी बड़ी बात है। उन्होंने अपने पूरे जीवन को होम किया समाज के लिए। और आरएसएस कभी भी सत्ता की बात नहीं करती है। लोगों को एक ऐसा भ्रम है, और जो हमारा विपक्ष फैलाता है जिस भ्रम को, आप मुझे पूरे विश्व में बता दीजिए एक ऐसा संगठन जिसमें सैकड़ों हजारों लोग अविवाहित रहते हों, कैसी निष्ठा होगी, कैसा विचारधारा के लिए समर्पण होगा, वो एक त्याग है, कितना बड़ा त्याग है। आप विश्व में मुझे बता दीजिए एक भी संगठन ऐसा। वो व्यक्ति से शुरू करते हैं। अगर आप जानेंगे उनके विषय में, वो व्यक्ति से शुरू करते हैं, परिवार की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, फिर राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई एक व्यक्ति ही है सिद्धार्थ। और उस व्यक्ति की सोच किस तरह की है, आपको आश्चर्य होगा सुनकर। इस बात पे हमारे जो प्रचारक लोग हैं, अलग अलग संगठन है, उसमें भी आनुषंगिक जो हमारे संगठन है उसमें आरएसएस में, उसमें लोग बताते हैं कि आपकी जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, आपके विचार कैसा होना चाहिए, परिवार में आप लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। मतलब एक छोटी सी बात बताती हूँ कि वो ये कहते हैं कि हफ्ते में, आज की आपाधापी में भी, एक परिवार को एक साथ बैठकर हफ्ते में एक बार भोजन करना चाहिए, सामूहिक प्रार्थना करना चाहिए। आप ये बताइए, इससे अच्छी विचारधारा क्या हो सकती है। वो हमें जीवनचर्या बताते हैं, वो हमें बताते हैं कि आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहते हुए आपके पास जो भी ज्यादा है उसे समाज के लोगों को दीजिए, समाज के लोगों की चिंता करिए। और जिस तरह के समाज की वो बात करते हैं, समरसता भोज का आयोजन होता है जिसमें कहीं जाति पाति की बात ना हो, जहां कहीं वर्ग की बात ना हो। आप अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से परिचित कराइए, उन्हें बताइए, उन्हें पौराणिक कहानियां सुनाइए। आप अगर देखेंगे, आप विश्व की सारी संस्कृतियों के विषय में पढ़िए, सारे धर्म के विषय में पढ़िए। जो आप वैदिक संस्कृति और सभ्यता की बात करेंगे, हिंदू धर्म की बात करेंगे, तो आपको सबसे ज्यादा प्रामाणिक मिलेगा, वैज्ञानिक मिलेगा, और उसकी वैज्ञानिक समय समय पर स्थापित हो रही है, साबित हो रही है। दो सवाल है, संक्षिप्त में इसका जवाब चाहेंगे हम। एक, आपकी पढ़ाई के बारे में भी हमने पता किया, तो आप यूपीएससी की तैयारी छोड़ करके या यूपीएससी का एग्ज़ाम दे करके आपने फिर समाज सेवा से जुड़ने का ये फैसला लिया। हाँ सिद्धार्थ, मैंने 2 बार साक्षात्कार यूपीएससी का दिया, फिर मैंने 4 साल तक कोचिंग संस्था का भी संचालन किया,
फिर जब मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला तो बहुत व्यस्तता के कारण मैंने उसको स्थगित किया कुछ समय के लिए। पर मेरे मन में एक ये प्रेरणा है, क्योंकि मैं बिहार की इस बात से बहुत ज़्यादा, हमारे बिहार प्रदेश के जो लोग हैं वो अपने बच्चों की शिक्षा को लेके बहुत जागरूक हैं, माताएं बहुत जागरूक हैं। तो मेरी इच्छा है कि इस पर बहुत जोर दिया जाए। और मैं व्यक्तिगत तौर पे अभी भी समय समय पर, मैंने उपाध्यक्ष रहते हुए युवा मोर्चा में कैरियर काउंसलिंग किया हमेशा, यूपीएससी के लिए भी मैंने लोगों को मार्गदर्शन दिया। अभी भी जब समय मिलता है मैं देती हूँ, और मैं इसे ज़रूर आगे भी देते रहना चाहूँगी। ऐसे कोचिंग संस्थान जो बच्चे समर्थ नहीं हैं उन्हें, और कुछ बेटी, बिल्कुल, और बेटियों को कई बार लोग बाहर नहीं भेजना चाहते, आईआईटी की बात हो, मेडिकल की बात हो, तो ऐसे संस्थान समाज के सहयोग से लोग मिलकर हम कर सकते हैं कि जिससे कि हमारे लोगों को आवश्यक जो चीज़ें हैं वो यहीं पे मुहैया हों। और पिछले 10 सालों में इसमें बहुत बदलाव भी आया है। अब बिहार की अगर राजनीति की बात करें तो आपकी जो छवि है उसके बारे में ये कहा जाता है कि कट्टर हिंदुत्व वाली छवि है। मुझे नहीं पता सिद्धार्थ की कट्टर हिंदू होना किसे कहते हैं। मेरे लिए जो भारतीय संस्कृति है या भारतीय सभ्यता है और जो हिंदुत्व होना है, हिंदू होना है, वो मेरे लिए सांस लेने जैसा है। बचपन से उसी माहौल में मैंने सांस ली है, और मुझे लगता है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। अगर कुछ पीढ़ियों पहले जाएंगे तो हर व्यक्ति हिंदू है। और हिंदुत्व हमें ये समझना होगा कि हिंदुत्व एक धर्म नहीं है, एक जीवन शैली है जो भारत में रहने वाले लोगों की जीवन शैली है। कालांतर में, अगर आप वेदों में जाकर पढ़िए, कालांतर में भ्रमित कर हमारे यहाँ जितने भी आक्रांता आए उन्होंने भ्रमित किया, ब्रिटिशर्स आए उन्होंने फूट डाली। अगर आप ऋग्वेद में जाकर पढ़िए तो आपको कहीं भी जाति का, वर्ग का या किसी दूसरी चीज का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो मैं जरूर इस चीज को चाहती हूँ और इसके लिए समय समय पर उस तरह के आयोजन करती हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी को पता चले कि जाति पाति का जो कोड, एक नासूर हमारे नसों में भर दिया गया है, वो हमारी भारतीयता की, हमारी हिंदू धर्म की पहचान नहीं है। हमारी हिंदू धर्म की पहचान समरसता है, समभाव है, सर्वभाव है, सर्व दुख है, संवेदनशीलता है। इसके लिए मैं समय समय पर, और मेरी एक इच्छा है कि भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना हो। और बहुत धीरे धीरे एक जो जहर की तरह हमें पाश्चात्य सभ्यता की तरफ मोड़ दिया गया। आप नववर्ष देखिए, हम उसके लिए 1 महीने पहले से तैयारी करते हैं। आप युवाओं से पूछ दीजिए, किसी को ये भी नहीं पता कि हिंदू नववर्ष कब होता है। तो हिंदू नववर्ष के लिए भी मैं आयोजन करती हूँ, और मुझे लगता है कि हमें से हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, सनातन हमारी जीवन पद्धति की बात करते हैं, जो बहुत ही वैज्ञानिक है और प्रामाणिक है, और उन्होंने पूरे विश्व में इसको स्थापित किया है, भारत का मान बढ़ाया है। तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति को बहुत छोटी शुरुआत करके, हम अपने घर में बच्चे से मम्मी पापा नहीं कहलवा के मैया और बाबूजी कहलवा सकते हैं। कितनी पीड़ा का विषय है, हमारा बच्चा सुबह उठते ही हमें गुड मॉर्निंग कहता है, वो हमें राम राम नहीं कह सकता। क्योंकि अगर आपने राम राम कहता है आपका बच्चा, आप जय श्री राम बोलते हैं, जय कृष्णा बोलते हैं, तो आपको गंवार कहा जाएगा। ये कौन सी बात है जो हमारे दिमाग में भर दी गई है। कोई भी स्कूल है, उसके टाइटल के साथ जैसे ही कॉन्वेंट जुड़ता है, लोग वहां उसकी तरफ एक अट्रैक्शन बढ़ता है। मेरे पास सैकड़ों लोग आएंगे जो, मैडम उस स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। मैं बोलती हूँ उसी में क्यों एडमिशन लेना है, दूसरे भी स्कूल है, आप उनमें क्यों नहीं एडमिशन लेते हैं। तो एक जो स्टेटस सिंबल बन गया है अंग्रेजी बोलना, उस तरह के जीवन को जीना, पाश्चात्य जीवन शैली को जीना, उस तरह की वेशभूषा को जीना, हमें उससे अलग होकर अपनी संस्कृति के बारे में सोचना होगा, खासकर युवा वर्ग को। तो आपने सुना, ये अनामिका सिंह थी और जिन्होंने बताया कि ये सिंह और सिन्हा दोनों, जिन्होंने बताया कि जो राजनीति में जो सक्रियता है या महिलाओं की भागीदारी है, इन पे खुलकर इन्होंने हमसे बताया कि किस तरह से इनकी भागीदारी होनी चाहिए। और जब हमने सवाल किया कि कट्टर हिंदुत्व के मुद्दे पर भी, तो उन्होंने साफ साफ ये समझा दिया और बताया कि कट्टर हिंदुत्व और आरएसएस का मतलब क्या होता है। खैर, इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।